यूपीपीसीएस मेंस 2025 जो मार्च में प्रस्तावित है, अब उसका समय ज़्यादा नहीं रह गया। उसी को फोकस करते हुए क्विक रिवीजन सीरीज चल रही है, जिसके अंतर्गत आज भारतीय समाज की पहली क्लास है, यानी कि फर्स्ट पेपर की पहली क्लास आज से है, जिसके अंतर्गत आज इंडियन सोसाइटी की एक ही क्लास में कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी तक फैक्ट सेट की क्लास हो चुकी है, जिसमें पेपर 1 से 1, 2, 5, 6 बजट उत्तर प्रदेश, आर्थिक समीक्षा उत्तर प्रदेश की नीतियाँ, ये क्लास हो चुकी है जो फैक्ट सेट की है, यानी कि फैक्ट जो मेंस के लिए रिलेवेंट है वो आप जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी 2 क्लास और रह गई फैक्ट सेट की, एक केंद्र सरकार के बजट आर्थिक समीक्षा की, पेपर 3 और पेपर 4 की ये क्लास भी हो जाएंगी। लेकिन ये थी जिसमें से आप अपने कंटेंट में से फैक्ट उदाहरण देख के क्वेश्चन में लिख सकते हैं। आज से थ्योरी की क्लास शुरू हो रही है। एक दिन में एक क्लास होगी 1 से 1.5 घंटे की, जिसमें कम से कम 20 से 30 या 15 से अधिक टॉपिक एक ही क्लास में फास्ट गति से रिवीजन करा दिया जाएगा। तो आज इंडियन सोसाइटी की क्लास है। फर्स्ट पेपर में मेंस में सबसे ज़्यादा अगर किसी टॉपिक से अधिक क्वेश्चन आते हैं वो है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी में सभी टॉपिक नहीं पढ़ने होते हैं, कुछ महत्वपूर्ण अभी तक जो इंडियन सोसाइटी से जो जितने भी 2018 से लेके 24 तक जो भी प्रश्न पत्र हुए हैं, उनमें से सिर्फ कुछ ही चुनिंदा टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे भारत का जो समाज है उसकी निरंतरता और परिवर्तन से आज तक केवल एक क्वेश्चन आया है। भारतीय समाज की विविधता और एकता से संबंधित 3 क्वेश्चन आए हैं 2019, 20, 24। जातिवाद से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है। धर्मनिरपेक्षता से 3 क्वेश्चन आए हैं 18, 19, 22 और इस बार आने की संभावना है। क्षेत्रवाद से 3 क्वेश्चन आए हैं 21, 23, 24। स्त्री और स्त्री संगठन से 7 क्वेश्चन आए टोटल। सबसे अधिक अगर इंडियन सोसाइटी में किसी से क्वेश्चन आए हैं वो स्त्री से 4 क्वेश्चन और स्त्री संगठन से 3 क्वेश्चन। स्त्री से इस बार क्वेश्चन आने की संभावना क्योंकि 2024 में नहीं आया, स्त्री संगठन पर 2024 में क्वेश्चन आया था। गरीबी से अब तक 4 क्वेश्चन आए हैं, यानी कि 20, 21, 20, 22, 23, 24 लगातार आ रहे हैं। जो सामाजिक सशक्तिकरण से उससे 2 क्वेश्चन, एक 19 में और एक 22 में। जनसंख्या से अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं 19, 21, 22, 24 में। स्त्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन सोसाइटी में ये शहरीकरण से अब तक 6 क्वेश्चन आए हैं 18 में, 19 में 2 क्वेश्चन आए, 21 में भी 2 आए हैं, 23 में, और इस बार भी आने की संभावना है क्योंकि 24 में शहरीकरण से कोई क्वेश्चन नहीं आया। वैश्वीकरण यानी कि एलपीजी से अब तक टोटल मिला के 5 क्वेश्चन आए हैं। उदारीकरण से 1 क्वेश्चन 2020 में, निजीकरण से 2022 में 1 क्वेश्चन और वैश्वीकरण से 3 क्वेश्चन आए हैं 18, 21, 24 में। इस बार भी आने की संभावना है। सांप्रदायिकता से अब तक 2 क्वेश्चन आए 18, 20 और इस बार 100% आने की संभावना है। तो ये था एक एनालिसिस पिछले 2018 से 24 के बीच का। अब अपनी क्विक रिवीजन की जो सीरीज है तेजी से शुरू करते हैं, क्योंकि हमें 1 घंटे में लगभग इसमें कुछ कंसेप्ट फैक्ट सभी चीज़ होंगी, वो सारा कवर करा दिया जाएगा। तो भारतीय समाज की विशेषता क्या है, मुद्दे क्या है, चुनौतियाँ क्या है, वे सभी इसमें पढ़ेंगे। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से जाके आप डाउनलोड करके रीडिंग कर सकते हैं और इस क्लास को बार बार देखें ताकि आपको अधिक से अधिक लाभ हो। अभी तक जो फैक्ट शीट की क्लास हुई है, यानी कि फैक्ट शीट यानी कि डाटा की जो क्लास हुई है, वो पेपर 3 और 4 को छोड़ के और भारत सरकार का बजट और आर्थिक समीक्षा छोड़ के सभी कुछ हो चुका है। उसकी प्लेलिस्ट बनी है और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी आपको। तो भारतीय समाज एक सामान्य परिचय देखते हैं, परिभाषा देखते हैं, परिवर्तन जो सांस्कृतिक परिवर्तन की क्या प्रक्रिया उसको देखते हैं। तो जो सामान्य सी परिभाषा है भारतीय समाज की, समाज मनुष्यों के मध्य विभिन्न आधारों पर अंतःक्रिया यानी कि अंतःक्रिया होती है उसमें, और सामाजिक संबंधों का एक नेटवर्क है। आप ये चित्र बना सकते हैं, आप डायग्राम बनाएंगे तो अधिक अंक पाएंगे।
तो यानी कि जो मनुष्य है उनका समूह है समाज, उनमें अंतःक्रिया होती है, सामाजिक संबंध का एक जाल होता है। सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है, यानी कि समाज क्या है, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जिसमें इसमें पर संस्कृति का ग्रहण किया जाता है, विभिन्न संस्कृतियों का एकीकरण किया जाता है, सात्वीकरण किया जाता है और अनुशीलता भी शामिल किए जाते हैं। वैदिक समय में हमारा समाज परंपरागत समाज था। उससे पहले जाए तो आदिमानव थे हम। फिर हम आधुनिक समाज में आए और आज हम आईटी एआई के दौर में पहुंच गए हैं। एआई रोबोटिक्स वगैरह, तो उत्तर आधुनिक समाज की ओर हम बढ़ रहे हैं। यही समाज का आगे बढ़ने का क्रम है। आप इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि अगर इससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा अंक लाएंगे। जैसे ये हमारा परंपरागत समाज था, फिर आधुनिक समाज था और ये उत्तर आधुनिक समाज था। इस तरह से आप दर्शा सकते हैं, तो ताकि आपको ज़्यादा अंक मिल सकें। विकसित भारत संकल्पना हमने 2047 में देखी है कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनना है, ताकि अपना परंपरा के साथ आधुनिकता की ओर भी हम बढ़ सकें। तो ये एक सामान्य सा परिचय था। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है, भारतीय समाज की विशेषता क्या है। भारतीय समाज की विशेषता जो है आप सब जानते हैं, इससे कुछ नहीं है जो भारतीय समाज की विशेषता आप नहीं जानते। जो आप देखते, सुनते, महसूस करते, वो सारी विशेषता ही हैं। जैसे आपके सामने कितने धर्म है भारत में? मुख्य 4 धर्म है। तो ये क्या है? धर्म की विविधता है, धार्मिक विविधता। जाति कितनी भारत में? बहुत सारी जाति है, जाति विविधता है। और क्या क्या है? भाषा कितनी? भाषा बहुत सारी भारत में, भाषा ही विविधता है। भूगोल कैसा? कहीं पर पठार, कहीं पर मैदान है, कहीं पर मरुस्थल। क्या है? भौगोलिक विविधता है। तो ये क्या है? भारत की समाज की विशेषता ही तो बता रही है। फिर दर्शन, बहुत सारे दर्शन है। अध्यात्म, बहुत सारा अध्यात्म है। परंपरा, एक तरफ हम मारुति कार खरीदते हैं या फॉर्च्यूनर कार खरीदते हैं, लेकिन उसको तिलक लगाते हैं, यानी कि परंपरा का भी पालन करते हैं। और आधुनिक तौर पे हम मशीन को भी लाते हैं अपने घर में। तो परंपरा आधुनिकता है। अंधविश्वास के साथ साथ आधुनिकता भी है, जहाँ पर एक बार अगर किसी बच्चे को कुछ हो जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में उसको जो मंदिर के पुजारी होते हैं या मस्जिद के जो वो होते हैं, उनसे उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, ताकि ये ठीक हो जाए, वहाँ पर भी जाते हैं और डॉक्टर की भी साथ साथ क्या लेते हैं? सलाह लेते हैं। तो ये हमारे समाज की विशेषता है। आप देखते हैं भारतीय समाज के जब जन्म से लेकर मृत्यु तक धर्म की प्रधानता है। हम कुछ भी काम करें, सबसे पहले अगर हम मकान बनाएंगे शहर में तो उसका एक किसी से वास्तुशास्त्र देखेंगे। फिर जब मकान बन के आ जाएगा तो उसकी पूजा कराएंगे। क्या है? यानी कि हर पहलू में धर्म है। तो जीवन के हर पहलू में धार्मिक मूल्यों को महत्व दिया गया है। जाति व्यवस्था आपको पता है, अद्वितीय है। आप अपनी जाति के बाद विवाह भी नहीं कर सकते। संयुक्त परिवार, हमारे यहाँ से संयुक्त परिवार है गांव में, और शहर में एकाकी परिवार है। जब दीपावली होती है तो शहर का परिवार अपने गांव में जाते हैं और एक साथ मिलके अपने परिवार के साथ पूजन करते हैं। शादी होती है, विवाह होता है, उसमें भी संयुक्त परिवार दिखाई देता है। अनुकूलशीलता, अगर कोई धर्म दूसरा आ भी गया यहाँ पर, जैसे ईसाई धर्म आया, मुस्लिम धर्म आए, तो उनके साथ अनुकूलन बैठाने का भी प्रयास किया है। वसुधैव कुटुंबकम, हम पूरी दुनिया को अपना एक परिवार ही मानते हैं। G20 की अध्यक्षता में भारत का जो मुख्य वो था, जो नारा था, वसुधैव कुटुंबकम ही था। भारत धार्मिक बहुलता है। आप जानते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार अलग अलग धर्म के यहाँ पर लोग निवास करते हैं। ये तो भारतीय समाज की विशेषता थी। अब विविधता में एकता के तत्व हैं, क्योंकि विविधता में एकता, इससे अभी तक 3 प्रश्न आए हैं। तो विविधता में एकता के क्या तत्व है? जैसे शहर है, हम गांव में रहते हैं तो वहाँ पर विविध धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। शहर में भी यह स्थिति है। जब हम त्यौहार मनाते हैं, अलग अलग धर्मों के त्यौहार, लेकिन अपने पड़ोस के, अपने संबंध जो दोस्त है उनको अपने घर बुलाते हैं। जैसे चाहे वो ईद हो, चाहे वो दीपावली हो। ठीक हमारे संविधान में भी अलग अलग लोगों को, विविधता को क्या क्या एकता में पिरोया गया है। सबके लिए एक समान है, कानून है। यहाँ ऐसा नहीं कि अलग अलग समुदाय के लिए अलग कानून है, एक ही कानून है। संविधान में गतिशीलता है, यानी कि समाज धीरे धीरे गतिशीलता की ओर है।
धार्मिकता है, आपको पता है, धर्मनिरपेक्षता है, तो विविधता के बावजूद भी एकता के तत्व है। भारत में विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, लेकिन कुल मिला के उष्ण जलवायु है। साझा विरासत है, क्योंकि हम कहाँ से आए, आर्य लोग कहलाते हैं, फिर हम क्या कहलाते हैं, सनातन धर्म कहलाते, फिर मध्य गंगा जमनी जो तहजीब संस्कृति है, फिर मनोरंजन के साधन है हमारे यहाँ पर कैसे, उसमें भी हमें एक ही माला में पिरोया गया है। जैसे खेल, खेल में अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, अलग अलग जातियों के लोग होते हैं। फिल्म, अलग अलग परिवार, अलग अलग संस्कृति की फिल्में बनती है, लेकिन उसमें हमारी भावना जुड़ जाती है। तो ये क्या है, हमारी सेना क्या है, विविधता में एकता का मूल्य है, एकीकृत है। तो ये सारी चीज़ें हमारे समाज के भी इंगित करती हैं। दूसरा प्रश्न वैसे तो अभी तक आया नहीं, मगर इस बार भारतीय समाज में अंतर्गत जाति व्यवस्था पे प्रश्न आ सकता है, क्योंकि एक तो जातीय जनगणना भी हुई और जाति से संबंधित सामाजिक तत्व जो लगातार कमजोर होने के साथ साथ मजबूती से अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। तो क्या है, जाति जो है एक वंश संरचना है। किसी संरचना है, वंश संरचना। अपनी जाति में ही विवाह किया जाता है, यानी कि भारत में जो जाति व्यवस्था है उसकी विशेषताएं क्या है, जाति एक वंश संरचना है, फिर हाँ वंश समूह है जाति, अपनी जाति में ही विवाह किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जाति से अलग विवाह करता है तो उसको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है, अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। जातियों की एक निश्चित व्यवस्था थे, जो पहले परंपरागत समाज में एक जाति एक ही तरह का व्यवसाय करती थी, लेकिन वर्तमान में यह बंधन टूट चुका है। खंडात्मक विभाजन है, हमारा जो समाज है वो खंडों में विभाजित है, जैसे इस जाति के लोग, इस जाति के लोग, इस जाति के लोग। अब हम ये जो जाति है उसमें परिवर्तन कैसे हो रहा है और निरंतरता क्या है उसको भी देखते हैं। जैसे आधुनिकीकरण परिवर्तन कर रहा है इसका, संविधान यह भी परिवर्तन का एक कारक है, विधि का शासन यह भी, जाति चाहे कोई हो उसमें ये निरंतरता के क्या कारक है। ये जाति व्यवस्था क्यों बनी, सामाजिक कारण जैसे अपनी जाति में विवाह करना, आर्थिक कारण अपना पैतृक व्यवसाय को अपनाना, राजनीतिक कारण दल जो है जाति आधार पर टिकट का वितरण करते हैं, धार्मिक क्षेत्रों में अभी भी ये प्रभावी है। संविधान का अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत करता है, SC/ST एक्ट, अत्याचार निवारण अधिनियम, ये सारे आपको पता है। फिर अब देखते हैं कि जो राजनीति और जाति का तालमेल क्या है, क्योंकि वर्तमान में कई राज्यों में जो चुनाव हुए तो उसमें जातीय समीकरण को आधार देखकर टिकट बांटे गए हैं। और जैसे जो राजनीति होती है उसमें जाति दल का जो निर्माण है जाति के आधार पर किया जाता है। आप देखोगे जो क्षेत्रीय दल होते हैं विभिन्न राज्यों में, वो बहुत सारी छोटी छोटी जातियां आपस में संगठित होकर अपना दल बनाती है ताकि उनके मोल भाव की शक्ति बढ़ सके। पद का जो वितरण किया जाता है और टिकटों का जो वितरण किया जाता है पार्टी के अंतर्गत, वो जाति आधार पर किया जाता है कि इस जाति का अगर समुदाय के व्यक्ति को हम टिकट दे देंगे तो इस जाति की वोट हमें मिल जाएगी। वोट बैंक की राजनीति है, विशिष्ट जातियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जाती है। तो ये तो राजनीति में जाति थी। अब जाति में राजनीति क्या है, दबाव समूह होते हैं, विभिन्न जातियों के जैसे दबाव समूह होते, अलग अलग जाति के जैसे कोई घटना हो जाती है तो उस जाति का दबाव समूह दबाव डालता है, शक्ति प्राप्ति हेतु संघर्ष करते हैं और जातीय संगठनों का निर्माण करते हैं। आप फेसबुक पे देखते होंगे फलान ये समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस जाति का राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष, तो ये इस तरह की बातें होती है ना। रजनी कोठारी का जो सिद्धांत है उसने क्या कहा, जाति का राजनीतिकरण, जाति समाप्त नहीं हुई है बल्कि उसे आधुनिक राजनीति में नया रूप ले लिया। तो ये राजनीति और जाति का अंतर संबंध था। हाल ही में जो जाति आधारित जनगणना है उसने इस बहस को और उजागर कर दिया गया, तो ये इम्पोर्टेंट है, इस बार इसके आने की संभावना है। तो पहली तो बात यह है कि इसका उद्देश्य क्या है जाति आधारित गणने का। एक तो हमें जानकारी प्राप्त करना क्योंकि कि किस जाति के लोगों की संख्या क्या है, उनका सामाजिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है।
कल्याणकारी कार्यों जो योजनाएं हैं उनका समुचित लाभ उनको पहुंच सके और उनका समुचित क्रियान्वयन हो सके, इसलिए जाति गणना बहुत जरूरी है। तो इसका उद्देश्य था। इसके लाभ क्या होंगे? वास्तविक संख्या पता चल जाएगी, किस जाति के लोगों की संख्या कितनी है। इससे सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, समावेशी विकास को बढ़ावा मिलेगा। जो आरक्षण है उसका क्या किया जा सकता है? तार्किकरण किया जा सकता है। इससे हानि क्या होगी? जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। सुविधा हेतु जाति बदलना, अगर किसी जाति में ज़्यादा सुविधाएं मिल रही तो जाति का बदलाव भी हो सकता है ना। तनाव बढ़ेगा, संघर्ष होगा और तुष्टीकरण की राजनीति शुरू हो जाएगी। बिहार में जो जाति जनगणना हुई 2023 में, उसके आंकड़े आप उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं। तो इस बार इस पे क्वेश्चन आने की संभावना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि संयुक्त परिवार जो व्यवस्था है उसको देखते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर संयुक्त परिवार के साथ साथ एकाकी परिवार है और इसमें परिवर्तन आ रहा है। तो संयुक्त परिवार क्या है? जो इसकी परिभाषा होती है संयुक्त परिवार की, इसमें 3 या अधिक पीढ़ियों के जो व्यक्ति एक ही छत के नीचे रहते हैं। आपने देखा होगा गाँव में घर है, घर में पिताजी, बाबा जी, फिर बाबा जी का पोता, फिर पोते के लड़के की भी शादी हो जाती है, यानी कि 2-3 पीढ़ियाँ एक ही छत के नीचे रहती है। ये इसकी एक सामान्य परिभाषा है। इसकी जो मुख्य विशेषता है संयुक्त परिवार की, इसमें एक कॉमन रसोई होगी, यानी कि जहाँ पर खाना बनेगा वहाँ पर आपकी मम्मी, फिर आपकी मम्मी की जो नई बहू आई है बच्चों की, वे साथ साथ एक जगह दादी जी एक ही रसोई के खाने को बनाती हैं। संपत्ति कैसी होगी? संपत्ति साझी होगी और सभी का उस पर अधिकार होगा। सामूहिक धार्मिक विश्वास होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आपके पापा जी या आपकी मम्मी जी ने सत्संग लिया है तो संभावना है कि आप भी सत्संग लो। ऐसा नहीं कि आपने सत्संग ले लिया, आपके मम्मी पापा जी ने सत्संग ले लिया और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं तो क्या हूँ, मैं नास्तिक हूँ। ऐसा नहीं है। तो सामूहिक धार्मिक विश्वास होगा। तो ये इसकी मुख्य विशेषता थी। और क्या होता है? संयुक्त परिवार का आकार बड़ा होता है, आपस में भावनात्मक लगाव होता है। भाई में परिवार में अगर किसी को कुछ हो जाए तो पूरा परिवार क्या हो जाता है? चिंतित हो जाता है। पितृसत्तात्मक संरचना होती है, जिसे यहाँ पर ये देखो चित्र में। सहयोग और सामाजिक सुरक्षा की भावना होती है। ये इसकी क्या है? एक रसोई है। तो ये संयुक्त परिवार की विशेषता है। इसमें विघटन क्यों हो रहा है? व्यक्तिवादिता बढ़ी है। शहर की ओर जब पलायन है तो बच्चे शहर में कैरियर विकास के लिए रुक जाते हैं, तो परिवार टूट जाता है। जो नए बच्चों की शादी हो रही है उनमें एक क्या हो गया? स्वार्थता या आधुनिकता की वजह से वो परिवार, बड़े परिवार को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। आप देखते होंगे यदि आपकी सिस्टर होगी तो पहली प्राथमिकता आपकी ये होगी, आपकी सिस्टर की जब शादी होगी या किसी भी लड़की की जब शादी होगी, कि फैमिली में मेंबर कितने हैं, मम्मी पापा कितने हैं, भाई बहन कितने हैं। छोटा परिवार है तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्या है? यानी कि वो एकाकी परिवार की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये संयुक्त परिवार की कुछ विशेषताएं थी। इस संयुक्त परिवार में विघटन क्यों हो रहा है और इसका बदलता स्वरूप क्या है, ये देखेंगे। वैश्वीकरण के कारण, व्यक्तिवादिता के कारण, पाश्चात्य मूल्यों के कारण और औद्योगिकीकरण के कारण। यानी कि अगर आपका भाई कहीं पर बाहर जाके किसी उद्योग में जॉब कर रहा है तो स्वाभाविक है उसके बच्चे या उसकी पत्नी भी उसके साथ ही रहेगी। इसमें क्या होता है? इससे अपर्याप्त सामाजिकरण होता है। यानी कि जो हमारे बच्चे हैं, आप देखो अगर कोई जेंट्स जॉब करने के लिए सिटी में आ गया, सिटी में उसकी जॉब है प्राइवेट, उसकी घरवाले भी उसके साथ रहते हैं, तो दोनों को जॉब में जाना पड़ रहा है। बच्चे घर पर क्या है? अकेले। अब बच्चों का क्या हो रहा है? सामाजिकरण सही नहीं हो रहा है, अपर्याप्त है, क्योंकि शहर के खर्चे उठाने के लिए दोनों को जॉब करनी है। जब दोनों जॉब करेंगे तो बच्चों का पालन पोषण कौन करेगा? ये समस्या है। जबकि गांव में क्या होता है? वहाँ पर पालन पोषण के लिए परिवार के अन्य सदस्य रहते हैं। बुजुर्ग शहर में, यानी कि जब संयुक्त परिवार विघटन हो जाता है तो सबसे पहले ना जो बुजुर्ग होते हैं वे असुरक्षा की भावना से घिर जाते हैं। इससे मूल्यों का ह्रास होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं।
नियो लोकल परिवार यानी नौकरी के कारण शहरों में जाके बसना छोटे परिवार बन जाते हैं। जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 है, भारत में औसत परिवार का आकार छोटा हो रहा है और एकल परिवारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो आप ऐसा बता सकते हैं। नेक्स्ट, वैश्वीकरण। वैश्वीकरण जो है उसका सकारात्मक प्रभाव किस पर, समाज पर। यहाँ से वैश्वीकरण से 3 क्वेश्चन आए हैं, निजीकरण से 1 आया है, उदारीकरण से 1 आया है, यानी कि एलपीजी से कुल अभी तक 5 क्वेश्चन आए हैं। तो वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है? इससे समावेशी समाज का निर्माण हुआ है, यानी कि आप कोई एनआरआई भारत से बाहर जा रहा है तो वहाँ पर भी एक समावेशी समाज का निर्माण हो रहा है। विदेशों से कोई यहाँ पर आ रहा है, यानी कि विदेशी कल्चर यहाँ पर आ रही है। जाति बंधन कमजोर हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप शहर में रह रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब जाति की अपेक्षा वर्ग महत्व हो गए कि मैं इस क्लास का हूँ, ये क्लास का है ना। मध्यम वर्ग का उभार हुआ है और जो पितृसत्तात्मकता थी और पितृवंशीयता थी उसमें कमी आ रही है। लेकिन इस वैश्वीकरण से समाज पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। क्या? सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। आप देखते हैं जैसे क्या हमारे मूल्य थे नैतिक, वो टूट रहे हैं। जैसे एपस्टीन की फाइल देख लो, वो क्या है, सामाजिक का विकृति रूप तो है। उपभोक्तावाद बढ़ रहा है। उपभोक्तावाद में क्या है, हम खाली वस्तुओं को इकट्ठा करने पे लगे हुए। अगर मेरे पास पैंट शर्ट के 4 जोड़े तो मैं बाजार जाके जब देखता हूँ सेल लगती है 4 और खरीद लाता हूँ, उनका नंबर भी नहीं आता है। कट्टरवाद को बढ़ावा मिल रहा है ना। तो ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसमें मैकडोनाल्ड्स का मैक आलू टिक्की या भारतीय सिनेमा का वैश्विक प्रसार, यही ग्लोबलाइजेशन है। तो ये वैश्वीकरण की हमने अभी तक बात की है। वैश्वीकरण के हम कुछ वो भी देखेंगे। वैश्वीकरण का महिलाओं पर क्या प्रभाव है, इसको देखते हैं। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है क्योंकि उनको एजुकेशन प्राप्त हुई है। निर्णय में उनकी भागीदारी, अगर किसी महिला की जॉब लग जाती है लड़की की, तो वो अपने घर के निर्णयों में मुख्य जो सदस्य होते हैं निर्णय करने वाले, उनमें भाग ले सकती है। इसकी क्षमता में वृद्धि हुई है, आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि, लेकिन इसके नकारात्मक भी है। दोहरा बोझ है, बच्चे को भी संभालना और जॉब भी करनी है। स्त्री का वस्तुरीकरण हुआ है। आप देखते हो जितने भी अधिकांश एडवर्टाइज है, फैशन के जो शो चलते हैं, फिल्में जो हैं, वो क्या कर रही है, स्त्री का वस्तुकरण कर रही है। आय की असमानता है। फिर सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए गए, भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाएं, उन सभी को देखेंगे महिलाओं के लिए। तो अभी और देखते हैं। अच्छा, बुजुर्गों पर क्या प्रभाव, उसको बाद में देखते हैं, पहले कुछ फैक्ट की बात करते हैं। जैसे 1900 एलपीजी जब 1991 में शुरू हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था थी 266 बिलियन की, और आज भारतीय अर्थव्यवस्था कितनी होगी 2025 में, $4 ट्रिलियन की। एफडीआई 25 बिलियन डॉलर था। आईटी का जो सेक्टर है 2025 में वो कितना है, वो $350 बिलियन है। शहरीकरण शहरीकरण वर्तमान में कितना है, वर्तमान में 35% से अधिक है, जो 2050-51 में 50% से अधिक हो जाएगा। अक्षय ऊर्जा, वर्तमान जो भारत सरकार का लक्ष्य है 2030 तक 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क वाला देश है मेट्रो के। जो महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर है उस वह कितनी है, 35%। आय की असमानता लगातार बढ़ रही है। आपको पता है लैंगिक अंतराल कितना है, जो लैंगिक अंतराल सूचकांक है 2025 का 148 देशों में भारत का स्थान 131वां, जो चिंताजनक है। जीडीपी में जो जीडीपी है उसमें महिलाओं की जो हिस्सेदारी है वो 18% है। जो भी प्रमुख पद है उनमें महिलाओं की भागीदारी 20% है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी 15% है। विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी
जितनी भी भारत की विधानसभा है उसमें 9% महिलाएं हैं। लोकल गवर्नेंस है यानी कि पंचायती राज संस्था है, उसमें 40% महिलाएं हैं। साक्षरता दर जहाँ पुरुषों की 80% है वहीं पर महिलाओं के 65% है। लिंगानुपात अब पॉजिटिव हो चुका है यानी कि 1020 पहुंच चुका है 2025 के अनुसार। और महिलाएं जो कार्य करती है उसमें जो अवैतनिक कार्य है वह 90% महिलाएं अवैतनिक कार्य करती है। और अगर अवैतनिक कार्यों का मूल्य आंका जाए तो यह जीडीपी के 7.5% के बराबर है। पिछले 20 वर्षों में महिलाओं के संबंधित जो अपराध है खासकर रेप उसमें 70% की वृद्धि हुई है। कार्यस्थल पर 40% महिलाएं उत्पीड़न के सामना करती है। तो ये महिलाओं से संबंधित कुछ क्या थे, फैक्ट थे। और वेतन अंतराल यानी कि एक पुरुष और एक महिला का जो वेतन अंतराल है वह 30% है। यानी कि अगर पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं तो महिलाओं को 70 रुपये मिलते हैं। स्टेम जो क्षेत्र है उसमें महिलाओं की भागीदारी मात्र 14% है, जो चिंताजनक है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में भारत की 57% महिलाएं कैसी एनेमिक है। 14% महिलाएं साइबर अपराध का सामना कर रही हैं। भारत सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कुछ योजनाएं चलाई हैं, जैसे मिशन शक्ति, पोषण अभियान, स्टार्टअप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, वन स्टॉप सेंटर और नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जिसमें महिलाओं को विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण की बात कही गई है। तो ये महिलाओं से संबंधित कुछ योजनाएं थी ताकि ये पता रहे। और नेक्स्ट देखते हैं। और वैश्वीकरण का हमारे बुजुर्गों पर क्या प्रभाव, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ता है किसी भी चीज का, जो हमारा संवेदनशील वर्ग है। तो संवेदनशील वर्ग में बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं। तो सकारात्मक प्रभाव क्या हुआ है? सकारात्मक प्रभाव है सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि हुई है। सरकार जैसे पेंशन योजना चला रही है, साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड है। 70 वर्ष से जो अधिक बुजुर्ग है इनकी जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। साथ ही साथ इनके जो संरक्षण के हैं, परिवार के अलावा संरक्षण के अलग अलग नई नई संस्थाएं, जैसे वृद्धाश्रम, हेल्पेज इंडिया, ये क्या है, एनजीओ है, बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा के लिए है। नकारात्मक प्रभाव क्या है? इनमें एकाकीपन है। बच्चा जॉब करने के लिए सिटी में आ गया, गांव में केवल बुजुर्ग और स्त्रियां ही बची हैं। वर्गभार मानसिकता है, अपर्याप्त देखभाल है। और इनसे संबंधित जो लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, जैसे हाल ही में डिजिटल अरेस्ट की घटनाएं हैं। अपने पापा जी का पैसे हड़पने के लिए उनकी मानसिक शोषण करना, इस तरह से। सिल्वर इकोनॉमी को बढ़ावा मिल रहा है इससे। अगर हमारे बुजुर्ग हैं तो सिल्वर इकोनॉमी को क्या है भाई, बहुत से लोग बुजुर्ग दंपत्ति की देखभाल के लिए किसी भी व्यक्ति को या लेडीज को रख लेते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब बच्चों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ा है, इसको भी देखते हैं। बच्चे शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं। गांव की अपेक्षा शहर के बच्चे शीघ्र परिपक्व हो जाते हैं, क्योंकि माता पिता दोनों जॉब करते हैं तो बच्चों को ही घर संभालना होता है। विविध प्रतिभाएं हैं। आप देखो, पहले बच्चे के जो खेलते थे उनकी संख्या कम थी, यानी कि स्पेस कम था। और वर्तमान में मोबाइल से अगर वे खेल रहे हैं तो उनके पास अपार संभावना है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिताओं में हिस्सा भी ले रहे हैं, जैसे स्पेस किड है या बाल कलाकार है, या बहुत सारे यूट्यूब या सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म है। लेकिन साथ के साथ बाल श्रम में भी वृद्धि हुई है, उनका शोषण भी हुआ। जैसे एपिस्टीन फाइल देख सकते हैं आप। गेमिंग एडिक्शन है। लगातार हाल ही में गाजियाबाद में 3 बहनों ने बिल्डिंग से कूदकर, वो गेम एडिक्शन की वजह से ही, ये मानना है। धर्म पर क्या प्रभाव है वैश्वीकरण का? धर्मनिरपेक्षता की वृद्धि हुई है। जैसे संविधान में बहुत सारे देश धर्मनिरपेक्षता की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन धर्म का बाजारीकरण भी हुआ है। सांप्रदायिकता में लगातार वृद्धि हो रही है। आतंकवाद जैसे धार्मिक आधार पर कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। और धर्म का बाजारीकरण क्या हो रहा है? जैसे
दीपावली पे आए, जब दीपावली या वो आता है क्या, करवा चौथ, तो क्या आ जाती है, थाली आ जाती है। उसके लिए ऑनलाइन दर्शन हो रहे हैं, ऑनलाइन प्रसाद ग्रहण किया जा रहा है। टीवी पर लगातार प्रोग्राम आते रहते हैं, किनके लिए, धर्म के की सत्संग हो रहा है, ये है ना, धर्म का पूरा एक बड़ा मार्केट है। इस वर्ष भारत में दीपावली पे सर्वाधिक रिकॉर्ड खरीदारी की गई धनतेरस या दीपावली के समय। साथ ही साथ धार्मिक पर्यटन की भी वृद्धि हो रही है, जैसे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक प्रोजेक्ट्स वगैरह, इनकी भी वृद्धि हुई है। वैश्वीकरण का नेगेटिव, यानी कि वैश्वीकरण अब क्या हो रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण की विरोधी प्रक्रिया है, जहां देश संरक्षणवाद को बढ़ावा देते हैं। पश्चिमी देश कोविड के बाद इसकी ओर बढ़े हैं, तो इसके कारण क्या है, जैसे आर्थिक मंदी आ जाना, 2008 की मंदी, कोविड के कारण दक्षिणीपंथी उभार, जैसे ट्रम्प क्या है, वो क्या कर रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन कर रहा है। आतंकवाद की जो घटनाएं हैं, इसका क्या प्रभाव होगा, नस्ली हमले बढ़ रहे हैं, वैश्विक संघर्ष होगा, जैसे अमेरिका वेनेजुएला, अमेरिका ईरान संघर्ष, आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो रही है। तो ये डी ग्लोबलाइजेशन की एक सामान्य सी जानकारी थी। अभी तक हमने जो पढ़ा ये उसका सार है, आप इसको देख सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं महिलाओं से संबंधित स्थिति, अपराध, यानी कि महिलाओं से संबंधित जो उनकी स्थिति है, उसके क्या क्या कारण है, उनसे संबंधित जो अपराध हो रहे हैं उनके क्या कारण है। महिलाओं के पिछड़ेपन के जो कारण है या महिलाओं के जो विरुद्ध अपराध होते हैं, उनके लगभग एक ही जैसे कारण है। जैसे क्या होता है महिलाओं के विरुद्ध, पहले तो एक महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उसमें कोई भी वर्ग की महिलाएं हो, किसी भी संप्रदाय की महिलाएं हो, आयु सीमा उसके लिए बाध्य नहीं। छोटी बच्चियों के साथ भी अपराध हो रहे हैं और बुजुर्ग महिलाओं के साथ भी अपराध हो रहे हैं, यानी कि कोई भी वर्ग हो, संप्रदाय अछूता नहीं है, साथ ही आयु बंधन इसके लिए बाधा नहीं है। विशेषकर महिला, कुछ अपराध तो ऐसे हैं जो विशेषकर महिलाओं के ही प्रति होते हैं, जैसे रेप केस महिलाओं के साथ ही हो सकता है, भी पुरुष, है ना। तो इस तरह से इसके कारण क्या है, इसके कारण है पितृसत्तात्मकता और सामाजिक सांस्कृतिक ढांचा, निरक्षरता, जागरूकता का अभाव, संपत्ति के अधिकार का अभाव, साथ ही लिंग भेद, शक्तिहीनता, दबाव समूह का अभाव। जो आरक्षण बिल है उसको लाने में काफी लंबा समय लगेगा गया। कोर्ट में जो मामले काफी पेंडिंग है, यानी कि न्याय में देरी है, अपर्याप्त कानून है। साथ ही साथ महिलाओं में स्वयं के प्रति भी जागरूकता की कमी। इसका प्रभाव क्या होता है, इनका शोषण होता है, इनका विकास बाधित हो जाता है, सामाजिक असंतुलन है, आधी आबादी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो जाती है, जैसे शिक्षा से, स्वास्थ्य से। ये सारे इनके क्या है प्रभाव, जैसे कन्या की भ्रूण हत्या हो जाती है, लोकतंत्र कमजोर हो जाता है, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। ये महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, जैसे घरेलू हिंसा शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना है। दहेज, जब दहेज क्या है, यानी कि जो वधू है अपने पिता के घर से अपने पति के घर जो संपत्ति लाती है वो क्या है, वो दहेज है। कन्या भ्रूण हत्या होती है ऐसी, यानी कि गर्भ में ही कन्या के जीवन को समाप्त कर दिया जाता है। कानून, जो कानूनी चुनौतियां हैं, जैसे न्याय में देरी है, महंगा कानून है, दोष सिद्धि की दर कम है, ये सारे क्या है महिलाओं से संबंधित अपराधों का जो होते हैं उनका है। महिलाओं के साथ उसके जन्म से लेके, यानी कि गर्भ से कब्र तक निरंतर उसके साथ कुछ ना कुछ अपराध होते ही रहते हैं। पहले घरेलू स्तर पर, फिर वो समाज में आते, समाज में फिर विवाह जब हो जाता वहाँ पर, और फिर बुजुर्ग जब हो जाती वहाँ पर। एनसीआरबी का जो 2022 का डाटा है उसमें कहा गया है महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 4% की वृद्धि हुई है। भारतीय जो न्याय संहिता है यानी कि बीएनएस में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को कड़े प्रावधान किए गए हैं। तो ये इसके हमने डाटा स्कीम पहले ही बता दी थी। अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं पीसीएस में
महिलाओं से संबंधित 4 क्वेश्चन है और महिला संगठन पर अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं, जो आए हैं 2020, 23, 24। तो इस बार जो क्वेश्चन आने की संभावना संगठन की अपेक्षा महिला पे, जैसे महिला सशक्तिकरण क्या है, महिला के विरुद्ध अपराध क्या है, उस तरह के टॉपिक पे, यानी कि महिला पे फोकस होगा। तो महिला संबंधित सशक्तिकरण के जो संगठन है उनका देखते हैं, उनका इतिहास क्या है। 1882 में लेडीज सोसाइटी की स्थापना की स्वर्ण कुमारी देवी ने कोलकाता में। 1882 की बात है। 1887 में आर्य महिला समाज की स्थापना की गई है, और किसने की थी ये की थी रमाबाई सरस्वती ने पुणे में। फिर 1910 में भारत स्त्री मंडल सरलालाई देवी चौधरी ने इसकी स्थापना की थी। 1917 में वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन एन बेसेंट ने इसकी स्थापना की थी। 1927 में ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस मार्गरेट कजिन्स ने इसकी स्थापना की थी। 1972 में सेवा संगठन की स्थापना की थी इला भट्ट ने। और सेवा क्या है, ये महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण करता है, उनको कौशल प्रदान करके रोजगार संवर्धन करता है। इसके उपाय क्या है, सशक्तिकरण के कारण क्या है, तो अभी और देखते हैं कुछ और संगठनों के नाम, जिसे ताकि आप अपने एग्जाम में ध्यान रख सकें। जैसे सेवा एक संगठन है जो महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण का प्रयास करते हैं। एनसीडब्ल्यू एक संगठन है जो कानूनी दांव पेच के लिए महिलाओं को सहायता करता है। प्रदान एक संगठन है जो महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण करता है। विमोचन एक संगठन है जो महिलाओं का सामाजिक एकीकरण और सामाजिक सशक्तिकरण की बात करता है। स्नेह और गूंज ये संगठन महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित है। विशेष अदालतें स्थापित की गई है, त्वरित न्याय होता है इनसे, यानी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की गई है। महिला थाना की स्थापना की गई है। महिला पुलिस की स्थापना की गई है। पिंक पहल शुरू की गई, जैसे पिंक टॉयलेट है, पिंक बूथ है ना। संवैधानिक और विधायी आरक्षण की बात की गई है, जैसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया लोकसभा और विधानसभा में। जन 2024 की तो रिपोर्ट है, 2025 की रिपोर्ट में भारत का स्थान कितना है, 148 देशों में कितना है, 148 देशों में भारत का स्थान 131वां है। तो ये महिला संगठन से संबंधित थे। अब एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा जनसंख्या वृद्धि और विस्फोट, बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, आ ही सकता है। क्या है जनसंख्या वृद्धि, क्या है, आर्थिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि होना ही जनसंख्या विस्फोट या वृद्धि की अवस्था कहलाती है। 1947 में भारत की जनसंख्या 37 करोड़ थी, 2011 में 121 करोड़ है, और वर्तमान में भारत की जनसंख्या 142 करोड़ से अधिक हो गई। ये आपको डायग्राम बनाना है, यानी कि 37, 121 और 142 करोड़। जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, तो जनसंख्या जो वृद्धि है उसके कुछ प्रमुख कारण है, उनको देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और जनसंख्या से अब तक जो क्वेश्चन आए उनकी संख्या कितनी है, जनसंख्या वाले सेक्शन से जो क्वेश्चन आए हैं उनकी संख्या है 4, 2019, 21, 22 और 24। तो जन्म दर अधिक होना यह जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। जो मृत्यु दर है वो कम हो गई, क्यों, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो गई है, इसलिए जन्म दर तो अधिक हो गई है। और मृत्यु दर, अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ेगा तो कहाँ पर ले जाएंगे, हॉस्पिटल में, ताकि इसकी मृत्यु ना हो। तो ये भी जनसंख्या वृद्धि का एक कारण है। पुत्र की चाह, कई बार पुत्र की चाह में कई दंपत्ति आप समाज में देखते होंगे कि उनके लड़कियां हैं, लड़की की संख्या 1, 2 है, 3 है, 4 है, और पुत्र की चाह में लड़कियों की संख्या बढ़ती जाती है, यानी कि इस तरह से। ये कम आयु में विवाह, जब किसी व्यक्ति का 15 साल या 16 साल या 20 साल की अवस्था में विवाह कर दिया जाएगा तो उसको लंबा प्रजनन काल मिलेगा। जब लंबा प्रजनन काल मिलेगा तो उसमें अधिकांश बच्चों की संभावना बनी रहेगी। गरीबी और परिवार नियोजन के प्रति अज्ञानता भी एक जनसंख्या वृद्धि का कारण है। तो इससे क्या होगा, इससे होगा हमारा
संसाधनों पर दबाव पड़ेगा, बेरोजगारी में वृद्धि होगी, गरीबी में वृद्धि होगी, पर्यावरण संकट होगा, जीवन स्तर निम्न होगा, आय की निम्नता होगी और क्या होगा, सामाजिक विघटन होगा, अपराध वृद्धि होगी, सामाजिक सुरक्षा कमजोर पड़ेगी। यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट है 2023 की उसमें कहा है भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए 142 करोड़ आबादी वाला जिसका पहला देश बन गया है। भारत की जो प्रजनन दर है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार वह हो गई 2%। तो ये जनसंख्या से संबंधित प्रश्न थे। जनसंख्या के संबंधित और कुछ आंकड़े देखते हैं। वर्तमान में जो भारत की जो जनसंख्या है 2025 के अनुसार 145 करोड़ पहुंच चुकी है। महिला श्रम बल भागीदारी 35% है। जो गर्भ निरोधक प्रचलन दर है वह कितनी हो गई 67% है। तो ये इम्पोर्टेंट है। जननांग के लाभांश और नियंत्रण के उपाय। जननांग के लाभांश क्या है इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जनसंख्या की जो आयु संरचना में कार्यशील जनसंख्या के अनुपात में वृद्धि होना। वर्तमान में भारत की 60% युवा आबादी यानी कि जो हमारी लाभांश की स्थिति में है। तो ये जो जनसंख्या लाभांश है ना या जनसंख्या जो है वो दो धारी तलवार है। इसके बेनिफिट भी है और इसके साथ रिस्क भी जुड़ा हुआ है। तो बेनिफिट क्या है, हम एक युवा राष्ट्र है, हमारी अधिकांश आबादी क्या है युवा है और अगले 20-30 साल तक हम युवा ही बने रहेंगे। इससे श्रम की आपूर्ति होती है। जैसे हमने क्या चला रखा डिजिटल मिशन, स्किल इंडिया मिशन, वो क्या कर रहे हैं हम अपनी आबादी को स्किल कर रहे हैं ताकि वो देश में श्रम बाजार में जुड़ सके, साथ ही साथ वह विदेशों में जाकर नौकरी कर सके, वहां से रेमिटेंस प्राप्त हो। इससे आर्थिक समृद्धि होगी, रेमिटेंस की वृद्धि होगी। 2025-24 में भारत सबसे ज्यादा रेमिटेंस प्राप्त करने वाला विश्व का देश है। तो इसके लाभ है, लेकिन इसके साथ क्या जुड़ा है, रिस्क भी जुड़ा है। अगर हम उसको कौशल नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे तो बेरोजगार हो जाएगा। बेरोजगार हो जाएगा तो क्या होगा, अपराधों में वृद्धि होगी, उसकी आय कम होगी, आय कम होने के साथ वो गरीबी में जाएगा, गरीबी में जाने के साथ गरीबी का के दुष्चक्र चल जाएगा, उसकी स्वास्थ्य सुविधा कमजोर पड़ेगी, सामाजिक अशांति बढ़ेगी, विघटन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा और समाज क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा। संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। सरकार क्या प्रयास कर रही है, राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952, नई जनसंख्या नीति 2000, मिशन परिवार विकास 2016, युवा कौशल विकास और स्त्री शिक्षा पर बल दिया जा रहा है। जैसे औसत आयु भारत में 29 वर्ष है, चीन में 37 वर्ष है और जापान में 48 वर्ष है। स्किल इंडिया मिशन के तहत जो हमारे युवा हैं उनको हम एआई से, रोबोटिक्स से विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था। प्रवसन, प्रवसन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रवसन न केवल देश के अंदर हो रहा है, देश के बाहर भी हो रहा है। तो इसको देखते प्रवसन के कुछ कारक है पुश फैक्टर, कुछ कारक है पुल फैक्टर। पुश कारक ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे कृषि का पिछड़ापन, वहाँ पर रोजगार का अभाव और बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। तो ग्रामीण क्षेत्र से कहाँ की तरफ प्रवसन होता है, शहरी क्षेत्र की ओर। वहाँ पर क्यों जाते लोग, बेहतर जीवन शैली के लिए, रोजगार के अवसर के लिए, शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए। लेकिन टीयर 2 टीयर 3 शहरों से टीयर 1 की ओर भी यानी कि शहर से शहरों की ओर प्रवसन बढ़ रहा है। फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रवसन बढ़ रहा है। इसका प्रभाव क्या हो गया, जब ग्रामीण क्षेत्र से युवा आबादी निकल गई तो गांव क्या हो गए, बुजुर्ग हो गए। गांव में केवल स्त्रियां बच गई, वे एग्रीकल्चर में चली गई क्योंकि रोजगार का साधन गांव में एग्रीकल्चर ही है। तो कृषि का नारीकरण हो गया यानी कि स्त्रीकरण, और गांव हमारे कैसे हो गए, बुजुर्ग हो गए। आप देख रहे होंगे कि गांव में बड़े बड़े घर हैं, उन घरों में बड़े बड़े वे बने रहते हैं घेर, उनमें एक ही व्यक्ति बैठा रहता है, वही बैठा रहता है। उसके पास पहले जहाँ भीड़ लगी रहती थी और वहां पर जो अधिकांश लोग बैठेंगे वो केवल बुजुर्ग होंगे। इससे प्रवासियों पर क्या प्रभाव होगा, यानी कि एक तो ये यहाँ से गांव से उठ के शहर चला गया, तो इस पे शहर में क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी पहचान का संकट होगा, अकेलापन होगा क्योंकि इसकी फैमिली तो घर पर है, ये यहाँ पर अकेला है। जब अकेला है तो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहेगा, उसके बाद फिर संकट आएंगे। अकेलापन है, नहीं बर्दाश्त कर रहा है तो शराब पिएगा, नशा करेगा, ये भी संभावना है कि कर सकता है ना।
तनाव में रहेगा। तो ये समस्या है। रिवर्स माइग्रेशन, कोविड-19 के बाद गांव लौटने की प्रवृत्ति हुई। ई श्रम पोर्टल प्रवासी श्रमिकों का डेटाबेस और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। और जो हमारा राशन कार्ड है, आपने देखा होगा उसको क्या किया है भारत सरकार ने, उसको यानी कि वो कहीं से भी अपना राशन प्राप्त कर सकता है, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। ये भी एक अपने प्रवासियों को हमने बेनिफिट दिया। अब यानी कि इंडियन सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्त्री वाला। अभी तक उससे 7 क्वेश्चन है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है शहरीकरण। अभी तक उससे 6 क्वेश्चन आए हैं। 2018, 19 में 2 क्वेश्चन आए, फिर 21 में 2 आए, फिर 23 में, 24 में नहीं है। इस बार शहरीकरण से 100% क्वेश्चन आएगा। तो शहरीकरण की परिभाषा क्या है उसको देखते हैं। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का उद्योग और सेवा आधारित अर्थव्यवस्था में रूपांतरण ही शहरीकरण कहलाता है। इतनी सी परिभाषा आपके लिए काफ़ी है। 2021 में जहाँ शहरीकरण की कितना था, लगभग 31-32%, वर्तमान में कितना है 35%, और 2051 में 50% भारत में शहरीकरण होने की संभावना है। भारत के जो शहर है वे 3% क्षेत्रफल पर विराजमान है, लेकिन उसका भारत की जीडीपी में 60% योगदान है। एसडीजी 11 हमें सतत शहरीकरण की बात ही बताता है। 2011 में जहाँ 66 मिलियन लोग शहरी झुग्गी बस्तियों में निवास करते थे, भारत के जो शहर है उसका जो मेट्रो का नेटवर्क है वो विश्व में तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत में। और वर्तमान में हम इलेक्ट्रिक वाहन चला रहे हैं, शहरों में अक्षय ऊर्जा चला रहे हैं, और स्मार्ट सिटी है। स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 लाया गया है। ये शहरीकरण से संबंधित कुछ प्रमुख बातें थी। और शहरीकरण की विशेषताएं क्या है, इसमें एक तो जटिल श्रम विभाजन होता है, यानी कि जैसे गांव में एग्रीकल्चर है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरह के श्रम हैं, जैसे सेवा क्षेत्र भी है, उद्योग भी है, अलग अलग तरह के। अनामिकता है, आपको पता नहीं आपके पड़ोस में कितने परिवार रहे, कौन है, कहाँ का है, कुछ पता नहीं। एक बस आए, अपने रूम में घुसे, उसके बाद अंदर लोग क्या बैठ गए। अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो वहाँ की सभी की यही स्थिति है। यहाँ पर जो संबंध होते हैं प्राथमिक संबंध ना होकर द्वितीयक होते हैं, एकाकीपन होता है, व्यक्तिवादिता होती है। ये नगरीकरण की प्रमुख विशेषताएं है। ये गगनचुंबी इमारतें होती है। शहर का जो प्रसार होता है वो क्षेत्रीय प्रसार ना होकर वर्टिकल होता है। वर्टिकली फार्मिंग की बढ़ावा दिया जा रहा है। और कम जनसंख्या, कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या निवास करती है, यानी कि जनघनत्व तो अधिक होता है। प्रदूषित होते हैं, अनियोजित शहरीकरण होता है, इस तरह से। इसका कारण क्या है, जैसे औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण ने शहरीकरण को बढ़ावा दिया है। तीव्र विकास दर है, तो व्यक्ति शहरों की ओर जा रहा है। आधुनिक परिवहन प्रणाली ने भी शहरीकरण को बढ़ावा है। इसके स्वरूप क्या है, जैसे अति नगरीकरण है, फिर है उपनगरीकरण है, फिर है प्रति नगरीकरण है। यानी कि अति नगरीकरण जहाँ पर अधिकांश जन नगरीकरण में अव्यवस्था से फैल गई, फिर उसके आसपास के क्षेत्रों में नगर बसना, जैसे एनसीआर। फिर जब यहाँ पर संकट हो जाएगा तो क्या होगा, हम क्या बनाएंगे, फार्म हाउस बनाएंगे यहाँ से काफ़ी दूर जाके। तो प्रति नगरीकरण की व्यवस्था, तो ये देख लिया हमने, डाटा तो ध्यान से देख लिया है। आगे देखते हैं नगरों की कुछ समस्या है, उनका देखते हैं, उनका फिर समाधान भी खोजते हैं। इम्पोर्टेंट है, इस बार क्वेश्चन आएगा। समस्या है यहाँ की मलिन बस्तियाँ। 2011 के अनुसार यहाँ पर 66 मिलियन लोग झुग्गी बस्तियों में निवास करते हैं। अस्वच्छता, पर्यावरण प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, ये समस्या है। व्यक्तिवादिता, अपराध में अधिक वृद्धि, परिवहन जाम होना, भीड़ भाड़ होना, बाढ़ आना। आप देखते हैं कि शहरी बाढ़ दिल्ली में, बेंगलोर में जी वाटर लेवल का काफ़ी नीचे चला जाना, जैसे चेन्नई में। जो अवसंरचना है वो अपर्याप्त होना है, जैसे महंगे घर हैं, गाड़ियों की भीड़ भाड़ है। फिर क्या है, हीट हीट आइलैंड बन जाते हैं गर्मियों के समय। और सामाजिक जो सुविधा है उनकी कमी, जैसे शिक्षा की, स्वास्थ्य की, मनोरंजन के लिए कम पार्क है, पेड़ पौधे लगातार काटे जा रहे हैं। तो इसका निदान क्या होना चाहिए, तीव्र परिवहन प्रणाली हो, जैसे मेट्रो, आरआरटी, ऐसे। जैसे अगर कोई व्यक्ति जॉब करके अपने घर जाना चाहता है तो जा सकता है।
कैसे मेट्रो कैसे बनाए गए हैं? तिरु अभी दिल्ली से मेरठ के लिए जो चलाई गई है भारत की पहली क्षेत्रीय ट्रेन, वो भी एक इम्पोर्टेंट है। ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन करना, नियोजित विकास करना, जैसे चंडीगढ़। स्मार्ट सिटी अवधारणा को तकनीकी आधारित बनाना, डिजिटल विकास करना, कानून व्यवस्था को सख्त करना, इस तरह के। तो क्या क्या है? स्वच्छ भारत मिशन सरकार ने चलाया है, गार्बेज फ्री सिटी का लक्ष्य रखा गया है, ग्रीन सिटी का लक्ष्य रखा गया है, अमृत योजना चलाई गई है। ये सारी चीज़ें शहरी क्षेत्र में चलाई गई हैं। भारत में क्षेत्रवाद एक इम्पोर्टेंट इशू है, और इस क्षेत्रवाद से अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं, 3 क्वेश्चन आए हैं 2021, 2023 और 2024 में, तो इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्षेत्रवाद को देखते हैं। क्षेत्रवाद का जो मतलब होता है, राष्ट्र की तुलना में, यानी कि राष्ट्र की तुलना में अपने क्षेत्र के प्रति अत्यधिक लगाव या भक्ति भाव ही क्या कहलाता है? क्षेत्रवाद कहलाता है। सिंपल सी परिभाषा है। क्षेत्रवाद के कारण क्या है? जैसे आर्थिक असंतुलन, आप उत्तर प्रदेश में देखते होंगे, पूर्वांचल बुंदेलखंड की अपेक्षा पश्चिमी उत्तर प्रदेश अधिक क्या है? विकसित है। तो ये आर्थिक असंतुलन और विकास में विषमता, तो क्या होगा? अलग क्षेत्र की मांग बढ़ेगी। जैसे विदर्भ में अलग क्षेत्र की मांग बढ़ रही है ना। तेलंगाना का अलगाव आंध्र प्रदेश से किसकी वजह से? विकास की वजह से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ किसकी वजह से? विकास के कारण। विकास में काफी अंतर था पहाड़ी क्षेत्र और प्लेन क्षेत्र में। राजनीतिक जो दल है उसके वोट बैंक की राजनीति भी क्षेत्रवाद को बढ़ावा देती है। भाषाएं और जनजातीय पहचान भी, जैसे नॉर्थ ईस्ट के अधिकांश समूह इसी तरह से छोटे छोटे राज्यों में विखंडित हुए। भूमिपुत्र का सिद्धांत भी एक इसके पीछे कारण है। इसका परिणाम क्या होगा? राष्ट्रीय अखंडता बाधित होगी, राष्ट्र निर्माण की जो प्रक्रिया वह धीमी होगी, लोकतंत्र कमजोर होगा, विदेशी ताकतें हावी हो जाएंगी, अंतर्राज्यीय विवाद बढ़ेगा, विकास कार्यों में बाधा बढ़ेगी। तो जैसे अभी कई राज्यों में देखे होंगे आप, खासकर नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पर जो मणिपुर है, कुकी समुदाय है, वहाँ पर जो संघर्ष चलता रहता है। हाल ही में लद्दाख विरोध 2024 में देखा गया है। छठी अनुसूची में राज्य दर्जे की मांग की गई है। उत्तरी दक्षिणी विभाजन, यानी कि उत्तर के राज्य दक्षिणी के राज्य, कोरों के बंटवारे को लेकर बहस होती रहती है। तो क्षेत्रवाद से संबंधित ये प्रमुख क्या थे? इशू थे। इसका समाधान क्या है? सरकारी आयोग है उसकी रिपोर्ट है, उनका मानना यह है कि क्षेत्रीय स्वायत्तता प्रदान की जाए, एक भारत श्रेष्ठ भारत की अवधारणा को मजबूत किया जाए, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को तीव्र की जाए, राष्ट्रीय जो हमारी शिक्षा नीति 2020 है उसको बेहतर तरीके से लागू किया जाए, जो क्षेत्रीय विकास है उसको तीव्र किया जाए, समावेशी तीव्र विकास किया जाए। इसीलिए मोदी जी ने नारा क्या दिया था? सबका साथ सबका विकास। तो ये उसी अवधारणा पे ये आपको अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना है। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता से अभी तक 3 क्वेश्चन आए हैं 2018, 19 और 22। इस बार भी संभावना है, क्योंकि धर्मनिरपेक्षता हाल के वर्षों में चर्चित इशू रहा है, तो पूरी संभावना है, क्योंकि 2022 के बाद इससे कोई भी नहीं आया। तो धर्मनिरपेक्षता का 2 तरह के मॉडल है, एक पश्चिमी मॉडल, एक भारतीय मॉडल। पश्चिमी मॉडल क्या कहता है? धर्म और राज्य का पूर्ण रूप से अलगाव है, यानी कि राज्य अलग है, धर्म अलग है। भारतीय मॉडल क्या कहलाता है? सर्वधर्म समभाव की बात करता है। यहाँ पर सभी धर्मों को समान संरक्षण और समान अवसर दिया गया है, और राज्य इनसे तटस्थ है, अलगाव नहीं, तटस्थ है। यानी आप देखते हो भारत सरकार ने संविधान में स्पेशली मेंशन है हमारी किसमें? धर्मनिरपेक्षता का प्रावधान कहाँ पर है? प्रस्तावना में है। जो केशवानंद भारती केस है उसने भी धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचे का अंग बताया गया है। आप देखते हैं भारत सरकार हज यात्रियों को सब्सिडी प्रदान करती है, तो जो हिंदू समुदाय हैं उनके लिए भी यात्राओं की व्यवस्था करती है, स्पेशल ट्रेन चलाती है। आप देखते हैं अगर कहीं पर मुस्लिम समुदाय का बड़ा जलसा हो रहा है तो उसके लिए पुलिस प्रशासन लगाती है भारत सरकार या राज्य सरकारें। अगर हिंदुओं का कोई बड़ा आयोजन हो रहा है जैसे कुंभ, तो वहाँ पर भी सरकार अपनी फैसिलिटी देती है। यानी कि सरकार पूरी तरह से अलग नहीं है,
तटस्थ है, सभी को समान संरक्षण देगी। तो चुनौतियाँ क्या हैं? इससे राजनीतिक तुष्टिकरण होता है, कट्टरवाद को बढ़ावा दिया जाता है, इसके सामने यानी कि धर्मनिरपेक्षता के सामने साझा जो सिविल संहिता है उस पर मतभेद है, धार्मिक पुनरुत्थानवाद की भी देखी जा रही है, यानी कि ये धर्मनिरपेक्षता के सामने चुनौती है। इनका हम समाधान क्या करेंगे? समाधान के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया को, जो संविधान है हमारा, उसमें जो प्रावधान किए गए हैं उनको बेहतर तरीके से लागू किया जाए। केशवानंद भारती केस में धर्मनिरपेक्षता को मूल ढांचे का अंग बताया गया। IT एक्ट 2021 का जो एक्ट है, 2000 वाला एक्ट है, उसमें अगर कोई अफवाह फैलाता है उस पर क्या है? दंडात्मक कार्यवाही होगी। संविधान का आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक विभिन्न प्रावधान किए गए जो धर्मनिरपेक्षता से संबंधित हैं। जुलूस, जो विभिन्न प्रकार के जुलूस होते हैं उनके विनियमन किया गया 2024 में। समान नागरिक संहिता को लाया जाए। उत्तराखंड पहला राज्य है जो समान नागरिक संहिता को लाया गया। राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया तेज की जाए। सामाजिक सौहार्द के मॉडल स्थापित किए जाए। जैसे मॉडल कौन है? सामाजिक सौहार्द के बहुत सारे मॉडल हो सकते हैं एक समाज में, है ना? तो इस तरह की बातें आपको करनी है। फिर सांप्रदायिकता, अभी तक सांप्रदायिकता से केवल 2% आए हैं, 2018 और 2020, यानी कि पिछले कुछ वर्षों से सांप्रदायिकता से क्वेश्चन नहीं आया। इस बार संभावना है कि यहाँ से क्वेश्चन आए, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से क्वेश्चन नहीं आया। तो सांप्रदायिकता हम देखते हैं। सांप्रदायिकता होती क्या है? धार्मिक आधार पर एक समुदाय के प्रति ईर्षा, द्वेष, अविश्वास की भावनाएं क्या कहलाती है? सांप्रदायिकता। और इसके विकास के कुछ चरण होते हैं, जैसे विभिन्न धर्मों के हित समान है, हितों में भिन्न भिन्नता है। जब हित दोनों समुदाय के एक दूसरे के विरोधी हो जाए, शत्रुतापूर्ण हो जाए, तो ये है। इसके कारण क्या है? ऐतिहासिक कारण, जैसे ब्रिटिश की जो नीति है, फूट डालो राज करो की नीति। राजनीतिक कारण, जैसे तुष्टीकरण, वोट बैंक की राजनीति। सामाजिक कारण, सोशल मीडिया का नकारात्मक प्रभाव, ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे। छोटे छोटे मुद्दे, इश्यू को बनाकर सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे जा रहा है। इसका समाधान क्या है? इसका जो समाधान है वही है जो धर्मनिरपेक्षता का समाधान है, कि सामाजिक एकीकरण किया जाए, सौहार्द बढ़ाया जाए, संविधान की मूल भावना के अनुसार काम किया जाए, मीडिया अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए, हर समुदाय के जो रोल मॉडल है उनको लागू किया जाए, खेल भावना को विकसित किया जाए, और समाज शिक्षा का बेहतर अपनाया जाए। तो ये ही कुछ इसके वो है सांप्रदायिकता का। आगे देखते हैं सांप्रदायिकता का समाधान क्या है, कैसे हम सांप्रदायिकता का समाधान कर सकते हैं, और आगे की राह क्या है। तो शिक्षा और जागरूकता बढ़ाई जाए, मूल्य आधारित शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जाए, राजनीतिक इच्छा शक्ति यानी कि तुष्टीकरण का अंत किया जाए, और राजनीतिक इच्छा शक्ति कैसी हो? सकारात्मक हो, नकारात्मक ना। प्रशासनिक स्तर पर क्या किया जा सकता है? पुलिस सुधार किया जाए, खुफिया तंत्र को मजबूत किया जाए, सोशल मीडिया की लगातार निगरानी की जाए, जो हमारी सिविल सोसाइटी है उसमें अंतर धार्मिक संवाद को स्थापित किया जाए, मीडिया की भूमि नफरत के बजाय साझा संस्कृति का प्रचार करने की होनी चाहिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत को बढ़ावा दिया जाए, और राष्ट्रीय एकता दिवस को बेहतर तरीके से मनाया जाए, अखंडता का संकल्प लिया जाए, राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया दृढ़ की जाए। इस तरह की बातें हमें करनी है। तो ये हमारा निष्कर्ष है, आप देखना। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है इसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन कराए हैं, जो पिछले जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं वही सारे कराए हैं। इसमें एक टॉपिक छूट गया है, गरीबी, वो 3rd पेपर में वहाँ पर इकट्ठा करा दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज के जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने भारतीय समाज की निरंतरता और परिवर्तन, विविधता में एकता, जातिवाद, पंथ निरपेक्ष, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, ये कराए हैं। फिर स्त्री के संगठन, सामाजिक सशक्तिकरण, जनसंख्या, शहरीकरण, वैश्वीकरण, ये सारी चीज़ें कराई हैं। तो आपको ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो आर्ट एंड कल्चर या आधुनिक भारत का इतिहास या विश्व इतिहास पे होगी। वो 1 घंटे की क्लास होगी डेली। बस ये रहेगा कि 1 घंटे में आपको जल्दी से फास्ट गति से रिवीजन कराया जाए, फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट। तो आप इसकी टेलीग्राम चैनल से
डाउनलोड करके PDF पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ जो फैक्ट शीट की क्लास है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप अपनी बात को संतुष्ट करने के लिए, जैसे आप कोई भी क्वेश्चन, आपको मालूम होगा एक 8 नंबर का क्वेश्चन आता है यहाँ पर, और एक कितने का आता है, 12 का। एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एक 12 का। 8 मार्क्स के क्वेश्चन में हमें 8 पॉइंट लिखने होते हैं, 12 में 12 पॉइंट। जब आप 8 मार्क्स में 8 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, जैसे सामाजिक समानता की, तो सामाजिक समानता आपने सब हेडिंग दी, इसको पहले डिफाइन करेंगे। तो सामाजिक समानता के लिए सरकार क्या कर रही है, उदाहरण देंगे, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस तरह के उदाहरण उस फैक्ट शीट में आपको सारे मिलेंगे। वहाँ से आप जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। क्लास भी देखनी है, एक बार क्लास देख लो, बाकी उसके बाद PDF से पढ़ते रहना, वहाँ से वो आपको सारी मिल जाएगी। तो ये क्लास यहीं पर है, और इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। नेक्स्ट क्लास हमारी, पहले पेपर 5 के जो टॉपिक बच रहे हैं, आर्ट एंड कल्चर 1 घंटे की लगभग, इंडियन जो हिस्ट्री 1 घंटे की, वर्ल्ड हिस्ट्री 1 घंटे की, ज्योग्राफी लगभग 1.5 घंटे की, भारतीय समाज हो चुका है। उसके बाद फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ पेपर, 5 और 6 भी आगे इसी तरह से चलता रहेगा।